उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन यूथ का है। राहुल गांधी चले हैं इस मुल्क को जोड़ने के लिए, हम उनको इसके लिए सलाम करते हैं। कौन शामिल होगा इस पर पार्टी गहराई से विचार करेगी। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी से फिर से शुरू होने वाली है। राहुल भारत जोड़ने की बात करते आए हैं, राहुल नफरत को मिटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल की यात्रा में देश के खिलाफ जहर उगलने वाले और पाकिस्तान परस्त बातें बोलने वाले क्यों शामिल हो रहे हैं? जिन लोगों के दिल में पाकिस्तान बसता है उनको यात्रा में शामिल कर भारत को भला कैसे जोड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। दरअसल राहुल की इस यात्रा का समापन कश्मीर में होना है। कश्मीर में राहुल गांधी की इस यात्रा में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस से सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी शामिल होने वाले हैं। महबूबा मुफ्ती ने इस यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रण मिलने की पुष्टि भी कर दी है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा, क्या लिखा वो आपके सामने है। मुझे औपचारिक रूप से राहुल गांधी जी की कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, ये लिखा है महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट में। उनके अदम्य साहस को सलाम और मेरा मानना है कि फांसीवादी ताकतों को चुनौती देने का वक्त आ चुका है और वो इस यात्रा में शामिल होंगी, इस बात का भी उन्होंने पुष्टि कर दी है। साहस रखने वालों के साथ खड़ा होना मेरा कर्तव्य है, बेहतर भारत की ओर उनके मार्च में हम शामिल होंगे। लेकिन सवाल है कि तिरंगे पर सवाल उठाने वाली महबूबा राहुल की यात्रा में क्या तिरंगा लहराएंगी? गांधी चले हैं इस मुल्क को जोड़ने के लिए, जो इस मुल्क की विरासत है उसको मजबूत करने के लिए हम उनको इसके लिए सलाम करते हैं। और उन्होंने जुर्रत की, इस वक्त निकल रहे हैं, मुल्क को जोड़ने के लिए निकल रहे हैं। गांधी जी ने यहाँ के भाईचारे के लिए अपनी जान दी और उसी कुर्बानी को वो कायम और दायम रखने के लिए इस वक्त जो राहुल जी चले हैं, ये बहुत अच्छा। तो सवाल तो कई है। महबूबा मुफ्ती इस यात्रा में शामिल होंगी, लेकिन क्या तिरंगा अपने हाथों में उठाएंगी? महबूबा मुफ्ती हो या फिर फारूक अब्दुल्ला, लगातार देश के खिलाफ बयान देते रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने हमेशा पाकिस्तान की वकालत की है, पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाई है, कश्मीरियों को भड़काने का काम किया है, आतंकियों के साथ खड़ी रही है। पहले आपको महबूबा के कुछ पाकिस्तान परस्ती वाले बयान दिखाते हैं, उसके बाद आगे पैनल को इंट्रोड्यूस कर चर्चा की शुरुआत करेंगे। जुलाई 2022 क्या कहा था महबूबा मुफ्ती ने? कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए पाकिस्तान से बातचीत के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जबकि भारत सरकार कहती रही है आतंक और बातचीत एक साथ नहीं। मार्च 2022 कश्मीर में तब तक शांति नहीं जब तक सरकार पाकिस्तान से बातचीत नहीं करती, ये एक और उनका स्टेटमेंट। फरवरी 2022 कश्मीर पर पाकिस्तान से बातचीत जरूरी है, यानी बार बार समय बदलता गया, तारीख बदलती गई। जून 2021 वो दोहा जाकर तालिबान से बात कर सकते हैं, तो पाकिस्तान से क्यों नहीं, यानी तारीखें बदली, लेकिन पाकिस्तान से बातचीत की वकालत बार महबूबा मुफ्ती ने की है। फरवरी 2018 में उन्होंने फिर कहा खून खराबा खत्म करने के लिए भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, जबकि भारत ने दो टूक कह दिया है कि पहले खून खराबा बंद हो, उसके बाद बातचीत होगी। महबूबा मुफ्ती ने धारा 370 और 35A को जम्मू कश्मीर में शामिल करने के वक्त भी देश विरोधी बयानबाजी की थी। महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे का अपमान किया था। जरा महबूबा के इन बयानों को भी कांग्रेस और राहुल गांधी को देखना चाहिए और तब महबूबा को शामिल करना चाहिए। इनके कुछ स्टेटमेंट आपके सामने रखते हैं। दिसंबर 2022 को कहा हमारे सैनिकों को चीन ने पीट दिया, यानी हमारे भारत के सैनिकों को कमतर आंका महबूबा मुफ्ती ने। नवंबर 2020 अगर सेना के पास ताकत है तो चीन को दिखाएं। अक्टूबर 2020 तब तक तिरंगा नहीं उठाएंगे जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा फहराने की अनुमति नहीं मिलेगी, यानी सीधे तौर पर 370 हटाने को चुनौती दी। फरवरी 2019 में अनुच्छेद 35A के साथ खिलवाड़ किया तो वो देखेंगे जो 1947 में भी नहीं देखा, यानी खून खराबे की घाटी में धमकी दी सरेआम महबूबा मुफ्ती ने। धारा 370 से छेड़छाड़ हुई तो कश्मीर में कोई तिरंगा नहीं थामेगा, यानी सरेआम कैसे तिरंगे का अपमान किया जाए, ये बार महबूबा मुफ्ती के बयानों से जाहिर होता रहा है। जुलाई 2016 में आतंकी बुरहान वानी का समर्थन किया, एनकाउंटर पर सवाल उठा दिए थे, जबकि बुरहान वानी का किस तरीके से सेना ने एनकाउंटर किया था वो लगातार खबरें हमने दिखाई थी। अप्रैल 2019 में यासीन मलिक को तुरंत रिहा करना चाहिए, वो यासीन मलिक जिसने एयरफोर्स के जाबाजों की हत्या की थी, रुबैया सईद को किडनैप करवाया था, वो यासीन मलिक जो सजा याफ्ता है उसकी तरफदारी उन्होंने की थी।
मेरा झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। आप एक बड़े भाई की तरह, वाजपेयी जी की तरह पाकिस्तान को समझाइए, उनको कहिए कि हम आपस में हमसाया है, हमको मिलके गुर्बत के खिलाफ लड़ना है। अपने लोगों को यहाँ भी कौन मरता है, जम्मू कश्मीर, वहां भी कौन मरता है, जम्मू कश्मीर के लोग। दोनों तरफ से हम पिस रहे हैं। तो किस तरीके से महबूबा मुफ्ती के देश विरोधी बयान रहे वो तो हमने आपको दिखाया। राहुल गांधी भारत जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन राहुल की इस यात्रा में तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक कई लोग शामिल हुए जिन्होंने कभी ना कभी या तो देश के खिलाफ जहर उगला या फिर हिंदुओं के खिलाफ विवादित बयानबाजी की है। आज की डिबेट हम शुरू करें उससे पहले उन चेहरों को भी आपके सामने रखना होगा, उन फैक्ट्स को भी आपके सामने रखना होगा। दिसंबर 2022 में स्वरा भास्कर उज्जैन में इस यात्रा में शामिल होती हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने का आरोप लगता है राहुल गांधी पर। आरोप ये लगाए जाते हैं कि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। दिसंबर 2022 में कमल हासन दिल्ली में शामिल हुए। हिंदू विरोधी बयान देने का आरोप कमल हासन पर है, तो क्या ये एक तुष्टीकरण की सियासत का हिस्सा था? महाराष्ट्र में मेधा पाटकर शामिल होती हैं। अर्बन नक्सली गैंग में शामिल होने का आरोप और उस खेमे को क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी, ये भी सवाल उठाए गए। नवंबर 2022 इंदौर में सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदेर शामिल, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपशब्द कहने का आरोप है। सितंबर 2022 में तमिलनाडु में कैथोलिक पादरी जॉर्ज पनैया शामिल होते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इन्होंने बयान दिया था और तब इनकी काफी आलोचना हुई थी। रिजिल मुकुट्टी केरल में शामिल हुए। 2017 में गाय को मारने का आरोप है, यानी गौकशी का इन पर आरोप है। 2023 में महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला को रैली का निमंत्रण है, लेकिन इन सभी नेताओं पर आरोप है पाकिस्तान और अलगाववादियों को समर्थन करने का और मौके मौके पर भारतीय सेना और दिल्ली के खिलाफ यानी केंद्र के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काने का आरोप। राहुल गांधी की कश्मीर में यात्रा के दौरान तिरंगा फहराने की प्लानिंग है। कश्मीर में यात्रा पहुंचने से पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सवाल उठाए। अनुराग ठाकुर ने सवाल किया कि क्या राहुल कश्मीर का माहौल खराब करना चाहते हैं। साथ ही अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस काल के दौरान रोकी गई तिरंगा यात्रा का भी जिक्र किया है। ऐसे में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आज के सवालों पर नजर डालना बेहद जरूरी है। आज के सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान परस्तों का क्या काम है। सवाल यह भी कि मोदी विरोध में राहुल गांधी को तिरंगा विरोधी क्या पसंद है, और सवाल यह कि जिनके दिल में पाकिस्तान वो भारत को कैसे जोड़ पाएंगे। तो ये सवाल है। आगे बढ़ते हैं। आज आपका परिचय सबसे पहले आज के मेहमानों से करवाते हैं। राजीव जेटली हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी अब से थोड़ी देर बाद स्टूडियो में हमसे जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार ललित अंबरदार, कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोकेश जिंदाल, नेता कांग्रेस के। माजिद हैदरी, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर गगन भगत, प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के। असलम गोनी, जो कि पूर्व वकील हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले लोकेश जिंदल, मैं आपके पास आता हूं। भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन जो पाकिस्तान परस्त स्टेटमेंट दें वो भारत कैसे जोड़ेंगे। और बड़ा सवाल यह भी कि क्या इस यात्रा में अपने हाथों में तिरंगा लेकर चलेंगी महबूबा मुफ्ती। अब जो है महबूबा मुफ्ती जी पाकिस्तान परस्त हो गई। तब वे क्या थी जब 2014 में भाजपा ने इनके साथ मिलकर सरकार बनाई थी जम्मू कश्मीर में। देखिए, भाजपा का ये दोखलापन है, पाखंड है, और जब ये विरोध पर आते हैं तो एक नए पाखंड को जन्म दे देते हैं। देखिए, ये तो इस बात पे तो उन्हें खुश होना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा पे पीडीपी, एनसी सभी आकर जो है भारत के साथ एक मत होकर भारत को जोड़ने के लिए खड़े हुए हैं। इनकी तरह नहीं, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए तो हर कश्मीर में व्यक्ति जो है इनका विरोध कर रहा था। इनको इस बात की ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि जब ये गए जम्मू कश्मीर में एक यात्रा लेकर, एक झंडा लेकर, एक तरह की फरियाद लेकर, तब किसी ने साथ नहीं दिया। लेकिन जब अब राहुल गांधी जी जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में तो सभी लोग जो है इकट्ठे होकर आ रहे हैं सामने और एक मत होकर कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं और हम भारत को जोड़ना चाहते हैं। नहीं, लोकेश भाई, मैंने आपको शुरुआत के 1 मिनट में बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। को भी आना चाहिए। नहीं, लोकेश जिंदाल सुनिए, मैंने शुरुआत में बिल्कुल आपको 1 मिनट इंटरप्ट नहीं किया ताकि आप अपनी बात रख सकें। भाजपा ने क्या कहा, नहीं कहा, उनकी क्या आपत्तियां हैं, राजीव जेटली उसके लिए यहां पर बैठे हुए हैं। मेरा सवाल यह है कि जब 370 हटा था, महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा था कि जब तक राज्य का झंडा फहराने की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक तिरंगा नहीं उठाऊंगी। 1942 1947 जैसा हाल हो जाएगा जैसा देश के बंटवारे के समय हुआ था।
खून खराबा हुआ था। मेरा सवाल यह था लोकेश जिंदल, क्या इस यात्रा में तिरंगा लेकर चलेंगी महबूबा मुफ्ती? देखिए, जब 370 में महबूबा मुफ्ती जी ने ऐसा बयान दिया था तो केंद्र में तो सरकार भाजपा की थी, उसने कदम क्यों नहीं उठाए? मेरा सवाल तो ये नहीं लोकेश भाई, नहीं आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्रकार से लोकेश भाई, नहीं लोकेश भाई, फ्लैग कोड वो भाजपा लेकर किसी भी बात थी, फ्लैग का उल्लंघन होता है तो केंद्र सरकार की जवाबदारी है। उन्होंने लोकेश भाई आप सवाल को समझ नहीं पा रहे हैं या आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। भाजपा ने क्या किया नहीं किया, उस बयान पर क्यों नहीं कार्रवाई की, वो बात की बात है। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, मैं फिर से दोहराता हूं, क्या भारत जोड़ो यात्रा में तिरंगा अपने हाथों में थामेंगी महबूबा मुफ्ती? तिरंगा लेकर चलेंगी? क्योंकि राहुल गांधी उस दौरान तिरंगा फहराएंगे भी। देखिए, इस बात को प्रत्यक्ष देखने के लिए हम सब आएंगे भारत जोड़ो यात्रा में, कश्मीर में कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे और देखेंगे तिरंगा लेकर चलेंगे कि नहीं, बिना इधर उधर की बात किया हाँ या ना में जवाब दीजिए लोकेश जिंदल। तिरंगा लेकर चलेंगी कि नहीं, तिरंगा अपने हाथों में उठाएंगी या नहीं, जोड़ो यात्रा में तिरंगा थामेंगी, तिरंगा साथ लेके चल रहा है। महबूबा मुफ्ती चलेंगी कि नहीं, आप इंश्योर करेंगे? कांग्रेस पार्टी इंश्योर करेगी मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलता हूँ भारत जोड़ो यात्रा। नहीं लोकेश भाई, मैंने सेवा दल का प्रत्येक व्यक्ति तिरंगा हाथ में लेकर चल रहा है। आप देखिए तो सही एक बार भारत जोड़ो यात्रा। लोकेश भाई, अरे लोकेश भाई प्लीज सुनिए, मैं आगे बढ़ूंगा। लोकेश भाई सुनिए, कांग्रेस पार्टी के नेता तिरंगा लेकर चल रहे हैं, मुझे इस पर कोई शक नहीं है। तिरंगा का वो सम्मान करते हैं, मुझे इस पर कोई शक नहीं है। मेरा सवाल है कि क्या महबूबा मुफ्ती जब इस यात्रा में शामिल होंगी तो तिरंगा अपने हाथों में थामेंगी, हाँ या ना? तिरंगा थामने से ज्यादा मैं तो कह रहा हूं भारत जोड़ो यात्रा में आना ही एक बहुत मतलब अरे वाह 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 वाह, नहीं मतलब तिरंगे का सम्मान नहीं, तिरंगे के साथ चल रहा है। आप तिरंगा हाथ में लेने की क्या बात कर रहे हो? उसने तो तिरंगा अपना लिया, तिरंगा के साथ चल लिया। अच्छा, पहले भारत नहीं ऐसे नहीं होता है। ये दोहरा रवैया नहीं लोकेश जिंदल। राजीव जेटली तस्वीर बिल्कुल साफ है राकेश जी, ये दोहरा रवैया है सर। नहीं बिल्कुल दोहरा रवैया है सर। तिरंगा हाथ में नहीं उठाने का कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है, कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए इस देश ने कुर्बानियां दी हैं। अरे राजीव जेटली, भारत जोड़ो यात्रा में जो व्यक्ति चल पड़ा वो तो तिरंगा की छाया में चल पड़ा, तिरंगा की तिरंगे के साथ चल पड़ा। वो इतना विशाल तिरंगा लोकेश भाई, इसमें पूरा जनमानस, पूरा जन एक साथ सम्मिलित होकर। नहीं लोकेश भाई मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैंने शुरुआत में नहीं सुनिए, मैंने शुरुआत में 3-4 मिनट स्पेशली आपको दिए। मैं किसी मेहमान को नहीं देता शुरुआत में, और सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि महबूबा मुफ्ती के एंटी नेशनल स्टेटमेंट हैं। वो तिरंगा नहीं उठाने की बातचीत करती हैं, वो खून खराबे की बातचीत करती हैं, इसलिए मेरा सवाल था। राजीव जेटली, तिरंगा नहीं उठाएंगे, यात्रा में शामिल होंगे, ये तिरंगे का सम्मान इस तरीके से हो सकता है क्या? नहीं उठाना चाहते तो ना उठाए ना, हम क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं उन्हें? तिरंगा उठाइए, सबूत दीजिए अपनी देशभक्ति। अरे नहीं, ये जो आप डिस्कशन कर रहे हैं ये कहीं मैटर नहीं करती है। ये बैकग्राउंड चेक किया जाता है, बायोडाटा बनते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं, उसमें लोग आते हैं। उस जब लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है देखा जाता है कितनी बार इसने भारत तोड़ने की कोशिश करी। ये देखा जाता है कि यात्रा जो निकाल रहा है उसने कौन कौन सी मुहिम में हिस्सा लिया। अब अगर इनका मजबूत बायोडाटा जिसमें भारत तोड़ो की कोशिश जो है वक्त वक्त पे होती रही, चाहे जेएनयू में करी, चाहे इनके पार्टी के राहुल गांधी जी ने विदेश की भूमि पर जाकर के करी, बाकी जगहों पर भी बोला, जातियों के आधार पर तोड़ने की कोशिश करी, किसी धर्म विशेष को सीधा सीधा बोला गया यही है हम, आप भी हम है और हम भी आप है, बाकी गया भारत की जो बाकी जनता उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। तो ये बायोडाटा देखे जाते हैं। आप उनको बार बार बोल रहे हैं झंडा उठाइए, अरे नहीं उठाना चाहते तो क्यों उठवा रहे हैं आप उनसे झंडा? वो जो इतनी मुश्किल हो गई है उनके लिए बताना कि तिरंगे झंडे से ज्यादा यात्रा में जुड़ना बड़ी बात है। राहुल गांधी जी से कोई तिरंगा झंडा बड़ा थोड़ी हो सकता है इनकी नजर में। तो राहुल गांधी जी के साथ खड़े हो गए, उनकी छत्र छाया में चल के, मतलब अपने आप वो एजेंडा सार्थक हो जाता है, अपने आप उसमें दिख जाता है कि भाई ये किस मुहिम में आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी जी को कौन सा आपने देखा नहीं है क्या? तेरे टुकड़े होंगे, राहुल गांधी जी तो वहां पहुंचे थे सबसे पहले। आज तक कोई माफी मांगी नहीं उन्होंने इस बात की, एक बार भी बोला कन्याकुमारी से लेकर यहां तक कि मुझसे गलती हुई थी, मैं जेएनयू गया था, वहां भारत तोड़ने की मुहिम चल रही थी, मुझसे गलती हुई। उन लोगों से मिलते चले गए जिन लोगों ने ये बताया इस देश के अंदर हम हिंदुओं के साथ नहीं है। बताइए, वो पादरी साहब कहते हैं, राहुल गांधी जी ने पूछा कि भगवान राम होते हैं क्या या भगवान होते हैं क्या, तो पादरी साहब ने कहा भगवान यीशु ही भगवान होते हैं, उसके अलावा कोई भगवान ही नहीं होता।
ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ चल करके आप क्या उम्मीद करते हैं, भारत जोड़ेंगे क्या? ठीक है, ये शॉर्टलिस्ट लोगों के साथ चल रहे हैं, लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। एक जैसी विचारधारा के साथ एक जैसी विचारधारा वाले लोग एक दिशा में आगे चलेंगे और देश में जो जो जुड़ता चला जाएगा उनसे तिरंगा उठाने की उम्मीद मत करिएगा और ज्यादा दबाव भी मत बनाइएगा उनके ऊपर। ठीक है, मैं आप सबसे उनकी विचारधारा नहीं बदल सकते, कपड़े बदल चाहूंगा, कपड़े बदल करके। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा जेटली। नहीं, आप बाद में सवाल पूछ लीजिएगा। लोकेश जिंदल प्लीज सर, बाद में सवाल पूछ लीजिएगा, मैं सबसे एक एक टिप्पणी ले लूं, फिर डिबेट ओपन कर दूंगा, तो आपसे डिबेट ओपन करूंगा। ठीक है, डॉक्टर गगन भगत, फारूक अब्दुल्ला ने कहा था जब तिरंगा अभियान चला लोग तिरंगा अपने घरों में रखें, यासीन मलिक को सैल्यूट करने की बातचीत करते हैं, ऐसे भारत जुड़ता है क्या? राकेश जी नमस्कार, और टाइम नाउ के सारे दर्शकों को नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। और सबसे पहले मैं लोकेश जी को बधाई देता हूं, आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। और मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले कि जो भारत जोड़ो जो शब्द है, ये शब्द ही ऐसा है, मुझे नहीं लगता किसी को भी इस पे आपत्ति होगी। और मुझे लगता है कि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस छोड़िए आप, यहां भाजपा को भी साथ आना चाहिए, क्योंकि देश सबसे पहले है। और मैं यहां पर भाजपा के प्रवक्ता जो बैठे हैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये भाजपा और संघ ना सिखाए तिरंगा क्या होता है, क्योंकि काफी समय तक, बहुत लंबे समय तक, आज तक इन्होंने कभी भी तिरंगे का इतना सम्मान नहीं किया था। और आज मैं खास तौर पर इस मंच पर यह कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ने की बात है, सबको साथ आना चाहिए। डॉक्टर गगन भगत, भारत जोड़ने पर कहा किसी को आपत्ति है, भारत जोड़ो शब्द पर किसने आपत्ति जताई? मेरे सवाल का आपने अभी भी जवाब नहीं दिया। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं तिरंगा अपने घरों में रखें और यासीन मलिक को सैल्यूट करने की बातचीत करते हैं। सर, तो ऐसी विचारधारा से भारत जुड़ता है क्या? शायद मुझे लगता नहीं है कि आपने बयान पूरी तरह सुना है। अगर आपने बयान पूरी तरह सुना होगा तो सियासत नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं देश में, संविधान पे, जिसपे सियासत नहीं होनी चाहिए, और तिरंगा भी उनमें से एक है। खास तौर पर तिरंगे का जब ऑर्डर होता है, पॉलिएस्टर को, फ्लैग कोड को जब अमेंड किया जाता है, पॉलिएस्टर के उस पे फाइबर पे उनको परमिशन दी जाती है, खादी से लेकर, तो ये सियासत ही हुई ना, ये सियासत हुई। नहीं, ऐसी ओछी राजनीति मुझे लगता है कि तिरंगे के ऊपर नहीं होने पाई है। मैं आपसे सवाल कुछ पूछ रहा हूं, जवाब कुछ दे रहे हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। बिल्कुल सवाल मैं दे रहा हूं, जवाब वही नहीं, बिल्कुल जवाब नहीं दिया सर आपने, बिल्कुल आपने जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल एंटी नेशनल टिप्पणी को लेकर था। 10 सेकंड मेरा सवाल एंटी नेशनल कमेंट्स को लेकर था। कोई एंटी नेशनल नहीं है यहाँ पर। भाजपा को जो दर्द हो रहा है, यासीन मलिक को सैल्यूट करना क्या है? यासीन मलिक को सैल्यूट करना क्या है? किसी ने नहीं कहा। दिखाइए बयान, दिखाइए। अप्रैल 2019, दिखाइए बयान, सुनिए ना, बयान दिखाइए। अरे सुनिए, अप्रैल 2019 फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, सुनिए अप्रैल 2019 दिल्ली के सामने, अरे सुनिए, आप सच को नहीं मानता है, आप सच को नहीं मानता है। दिल्ली के सामने झुकने की बजाय, अरे सुनिए, ये प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। दिल्ली के सामने झुकने की बजाय मौत को चुनने के लिए यासीन मलिक को सैल्यूट। हालात बहुत खराब हैं इस समय, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, तो यहाँ पर अपना रोल निभाइए राकेश जी। जम्मू कश्मीर के हालात आप ऐसे लोगों की वजह से खराब है। देश को जोड़िए, देश को जोड़िए राकेश जी। जम्मू कश्मीर के हालात आप जैसे लोगों की वजह से खराब थे, आप ठीक हो रहे हैं, वैसे आपकी सियासत नहीं चल रही। ठीक है हर्षवर्धन जी, जर्नलिज्म ईमानदारी से करिए, सियासत सीखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सोचिए, मत सिखाइए और राष्ट्रवाद तो बिल्कुल मत सिखाइएगा, बिल्कुल मत सिखाइएगा। हर्षवर्धन जी, थोड़ा सा न्याय करिए, जर्नलिज्म अच्छे से करिए, गोदी मीडिया ना बनिए आप अपने लोगों और भारत के झंडे के नाम पर, भारत के नाम पर सियासत ना करें। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, मैं भी वही कर रहा हूं, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, भारत जोड़िए, सबसे विनती है, भारत जोड़िए, भारत जोड़िए बस। डॉक्टर गगन, भारत बिखर रहा है, डॉक्टर भारत बिखर रहा है राकेश जी। अरे शांत होइए सर, बाकी मेहमानों के पास में जाऊं, शांत होइए। हमें भारत और राष्ट्रवाद कैसे हुआ जाता है और पत्रकारिता मत सिखाइए सर, अपने घाटी के लोगों के बारे में सोच लीजिए। घाटी की पड़ती है जब आप गलत पत्रिका करते हैं, जब गोदी मीडिया बन जाते हैं, सिखानी पड़ती है। हर्षवर्धन जी, सिखानी पड़ती है। अरे ठीक है, गोदी मीडिया ना बनिए। अरे सुनिए, मत ये सब टर्म दीजिए, बहुत पुरानी बात हो चुकी है और चल रहा है ना अभी, आप एजेंडा चला रहे हैं, इसलिए भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं। मैं अगर आपको एजेंडा मत चलाइए ना, भारत जोड़ने की बात, भारत जोड़ने की बात करिए, भारत जोड़ने की बात करिए आप। सुनिए, मैं देश का एजेंडा चला रहा हूं, नहीं आप भाजपा का एजेंडा चला, चलिए शांत हो जाइए, भाजपा का एजेंडा आप कहते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, भारत जोड़िए, फिर बोलिए भारत जोड़ना है, बोलिए भारत जोड़ना है, जोड़िए, आप बोलिए भारत जोड़ना है, शांत होइए, मुझे बोलिए जोड़ना है भारत, की आवाज डाउन करिए, मैं बार-बार कह रहा हूं। राकेश जी एक बार बोलिए, एक बार बोलिए भारत जोड़ना है, बोलिए प्लीज। मैं तो बोल रहा हूं कि भारत जोड़िए, भारत टूटा ही नहीं है, भारत तो हमेशा से जुड़ा रहा है।
ये आपकी सोच हो सकती है कि भारत टूटा हुआ है। भारत हमेशा से जुड़ा हुआ था, सदियों से, और सदियों तक जुड़ता रहेगा, जुड़ा रहेगा। किसी की सियासत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एकदम इस भ्रम में मत रहिएगा। हर्षवर्धन जी। देखिए राकेश जी, मुझे लगता है कि सब लोगों को अब राहुल गांधी जी ने लाल किले पर जो कहा उसको ध्यान से सुनना चाहिए, और राहुल गांधी को खुद भी उसको दोबारा सुनना चाहिए, जिससे कि जो लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर भ्रमित हैं और टीवी चैनलों पर बहस में ऊट पटांग बातें कर रहे हैं, वो करना बंद करें। राहुल गांधी जी ने लाल किले पर कहा कि मैं 2800 किलोमीटर चलकर आ गया, मुझे पूरे देश में कहीं भी नफरत नहीं दिखी। ये राहुल गांधी जी का बयान है। ये बयान इसलिए उन लोगों को सुनना चाहिए जो टीवी पर बैठकर अभी भी कह रहे हैं कि देश में बड़ी नफरत है, देश टूटा हुआ है। अब अगर भारत में नफरत नहीं है तो जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाने राहुल गांधी निकले थे, इसका मतलब वो झूठ बोल रहे थे। तो आगे राहुल जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनकी पार्टी के और उनके समर्थक लोगों को भी अब ये झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जब भारत जोड़ो यात्रा वो कह रहे हैं तो उनको खुश होना चाहिए कि आज भारत जोड़ो यात्रा निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के श्रीनगर तक जाएगी। उस जम्मू कश्मीर में जहां दूसरा विधान भी चलता था, आज सिर्फ संविधान चलता है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं, एक चीज और बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। हर्षवर्धन जी, जिसकी सियासी जरूरत ही पाकिस्तान का नाम लेकर पूरी होती है, वो शामिल हो जाए, उससे भारत जुड़ने का जो सही मतलब है वो साकार होगा क्या? नहीं, निश्चित तौर पर नहीं होगा। और यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस यात्रा में बीच बीच में वही लोग शामिल रहे जिनकी अक्सर ये कोशिश होती है, और उसमें ढेर सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कश्मीर तो वहां जनमत संग्रह कराओ और हो सकता है कि आगे बढ़कर कहने के चला भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। उस मानसिकता के लोग हैं, उस मानसिकता के लोग हैं जो देश में कोई भी ऐसी विकास की गतिविधि हो रही हो तो उस पर रोक लगाने के लिए पहुंच जाते हैं। उस मानसिकता के लोग हैं जो भारत माता के बारे में कोई भी टिप्पणी कर देते हैं। मुझे लगता है कि इस भारत जोड़ो यात्रा की जो प्रासंगिकता थी वो कितनी बची है लाल किले पर राहुल गांधी के भाषण के बाद, ये भी सोचना चाहिए। ठीक है, असलम गोनी, महबूबा मुफ्ती के इस तरीके के कमेंट्स या फिर अब्दुल्ला साहब की मैं अगर बातचीत करूं, सवाल तो सबसे बड़ा यह है कि क्या वो तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल होंगे जिन्होंने खून खराबे की धमकी दी है? आप लोगों का टेक क्या है इस पर? भैया ये उनसे, अरे सुनो भैया, अरे भैया ये ड्रामे बंद करो, ये उनसे पूछो आप जिनके बारे में आप सवाल कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे साथी जो यहाँ पर बैठे हैं वो कैसे आपको जवाब दे सकते हैं? वो तिरंगा लेके चले, आप भी सारा परसेप्शन बनाते हो ऐसा कि बिल्कुल आपको नेगेटिविटी क्रिएट करनी है, वो नेगेटिविटी आप क्रिएट करते हो। हमें तो, मुझे तो जाती तौर पे कोई लेना देना नहीं भारत जोड़ो यात्रा से या जो इसकी मुखालफत करते हैं। राहुल गांधी साहब अपनी सियासत कर रहे हैं, बीजेपी वाले अपनी सियासत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ का आम आदमी जो है वो पिस रहा है, पिसता जा रहा है। और आज उस आम आदमी की हालत ये हो गई है कि उस आम आदमी के मुंह में जबान भी नहीं रही है बात करने की और अपने मुद्दे को उठाने की। आप लोग भी कम से कम, आप भी ये हर चीज को जो मैंने बंद किया था टीवी चैनल्स पे आने को, मैं आज बहुत देर बाद आपके टीवी चैनल पे आया हूं, बहुत देर बाद। मैं नहीं आता हूं आपके, क्योंकि आप इंसाफ नहीं करते हो किसी भी इशू के साथ। आप लोगों के मुंह में बात डालने की कोशिश करते हो, आप लोगों को ये कहकर डराने की कोशिश करते हो। जिसने किसी ने कोई आपको सही बात बोली, आप एकदम से उसको बोलेंगे एंटी नेशनल हो गया, वो हो गया, ये हो गया। मेरे हिसाब से अगर आपको 370 हटेगा, खून खराबा हो जाएगा, इस पर सवाल उठा दीजिए तो ये बात ठीक नहीं है। जो लोगों की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है, उनके निमंत्रण पर महबूबा मुफ्ती अगर इस यात्रा में शामिल होती है तो ये सवाल क्या कांग्रेस से ना पूछा जाए कि वो तिरंगा लेकर इस यात्रा में शामिल होगी कि नहीं? क्योंकि वो कहती है कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी जब तक राज्य का झंडा नहीं मिलेगा। ये सवाल कांग्रेस से ही पूछा जाएगा, ये सवाल किसी और से नहीं पूछा जाएगा। अरे भैया मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मैंने आपसे बिल्कुल नहीं पूछा था। मेरा आपसे नहीं पूछा था असलम भाई, आपसे नहीं पूछा था मैंने। आप मुझे पूछ रहे हैं तिरंगा लेके वो चलेंगे? नहीं, क्या मालूम? असलम भाई सुनिए, अगर तिरंगे के तिरंगे के अंदर यात्रा चल रही तो जो भी उसमें नहीं, आप मेरे सवाल को समझ नहीं पाए, आप मेरे सवाल को समझ नहीं पाए। कैसे बात करते हो? अरे आप मेरे सवाल को सिर्फ ये टेम्पो गरम मत किया करो, अच्छी बात नहीं है। मैं कसम से आपको बोलता हूं, मैंने चैनल देखने बंद कर दिए। सुन लीजिए सर, अब देखिए आप सुन नहीं रहे,
आई हैव स्टॉप्ड वाचिंग योर चैनल। अरे सुनिए सर, सुनिए ना। हाँ नहीं है ही नहीं ना। अब आप देखिए ना आपकी व्यूवरशिप कहाँ पहुंच गई आपके। अरे हमारे व्यूवरशिप की आप चिंता मत करिए, मीडिया पॉलिसी, हमारे व्यूवरशिप की आप चिंता मत करिए। आपकी व्यूवरशिप देख लीजिए, वो चिंता हम कर लेंगे। बिल्कुल हमारे व्यूवरशिप की चिंता मत करिए, अपनी सियासत की चिंता करिए जम्मू कश्मीर में। मैंने सिर्फ, अरे सुनिए, मैंने सिर्फ आपसे संदर्भ देकर पूछा था। अरे सुनिए असलम भाई, जो लोगों के मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे हैं, ये सेंसेशन मत क्रिएट किया कीजिए। और आप ज्यादा भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं बनिस्बत की किसी और आदमी, ठीक है, चलिए, ठीक है सर, ठीक है आप, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। ललित अंबरदार का, आप मेरे सवाल को समझ नहीं पाए थे। मैंने सिर्फ उस बात का संदर्भ देकर पूछा था कि आप लोगों का टेक क्या है। ठीक है, उस बात का संदर्भ देकर पूछा था आप लोगों का टेक क्या है। ललित अंबरदार भैया हमारा क्या ठीक है, हो गया असलम भाई, हो गया, आगे बढ़ने दीजिए प्लीज। हो गया सर, हो गया, आप शांत रहिए प्लीज। चल रहा है, कौन एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, कौन दौड़ रहा है, कौन स्लो चल रहा है, हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो ठीक है, भारत के नागरिक होने के हिसाब से इस चीज का कंसर्न है कि यहाँ पर लोगों के मुद्दों को आप टच कर रहे हो। कभी आप कोई अच्छी डिबेट लेके आते हो? ठीक है, बस यही है। अरे भैया चल रहे हैं, इतने दिनों से राहुल गांधी चल रहे हैं, आज आपको याद आ गया, पता नहीं 79 डेज के बाद कि राहुल गांधी सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं। नहीं, अब फिर नहीं समझे, हम सही गलत की बात ही नहीं कर रहे हैं कि वो सही चल रहे हैं गलत चल रहे हैं, इस पर तो हमने सवाल ही नहीं उठाया। ललित अंबरदार, महबूबा बार बार कहती हैं पीओके ज्यादा बेहतर है, 79 डेज नहीं, ज्यादा बेहतर लगता है। मैं कहता हूं अगर खुदा न खास्ता अगले मेहमान को बोलने दीजिए असलम भाई प्लीज। खतरा हो रहा है, असलम भाई प्लीज अगले मेहमान को बोलने दीजिए। अगर भारत को कोई खतरा हो गया असलम भाई प्लीज, लोगों का क्यों वक्त जाया कर रहे हैं? ठीक है, ललित अंबरदार बार बार पीओके की बात करती हैं, पाकिस्तान की बात करती हैं। चलिए आगे, ये उनकी आपको जो सियासी बात मजबूरी करनी आगे है, कीजिए। तो सवाल तो पूछा जाएगा ना। दो बातें करना चाहता हूं। पहले तो जो आपके चैनल पे लोग आते हैं, एक तो आपके चैनल पे आते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सिर पे कनपट्टी पे बंदूक रख के आप अपने चैनल पे लोगों को नहीं लेके आते हैं। फिर उनकी इतनी हिम्मत होती है कि चैनल के ऊपर आके आपको बोलते हैं आप गोदी मीडिया और बीजेपी के मीडिया। अरे तुमको तकलीफ है तो मत आओ ना इस मीडिया पे, तुम्हारे बगैर भी ये चैनल चलेगा, तुम्हारे बगैर भी हिंदुस्तान की अब तक आवाज पहुंचेगी जिनकी आवाज पहुंची चाहिए। और बोलते हैं फैशिस्ट सरकार है, ये सब बोलने के बावजूद ये क्लेम करते हैं कि तुम्हारी आवाज को दबाई जा रही है। दूसरी बात ये है, दूसरी बात आप किनसे उम्मीद करते हो? आपको क्या तकलीफ हो रही है? उन लोगों से उम्मीद करते हो भारत जोड़ने की जो भारत तोड़ने की प्रक्रिया में अपने वजूद, ये देखिए ना, ये आपको चाहिए है और ये जबान आपको चाहिए है। कौन है ये किसी सूफी वहां पे शायरी में जाइए, यहाँ मत बताइए, किसी ने बिठा के नहीं रखा हुआ यहाँ। जब करना होगा ठीक है, एक एक असलम भाई आपने बोला, ललित अंबरदार सुन रहे थे, उनको बोलने दीजिए। भाई तू कौन है ये बोलने वाला? Who are you to say this? असलम भाई आपने बोला, उन्होंने सुना, अब उनको बोलने दीजिए प्लीज प्लीज। एक एक करके असलम भाई प्लीज। असलम जी की आवाज डाउन करिए। अरे क्या बोल रहे थे? ये जहर। ठीक है ललित अंबरदार, आपकी आवाज होने आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है असलम भाई, आप बोल रहे थे, उन्होंने सुना, अब उनको सुनिए। डिबेट में यही होता है। ललित अंबरदार, दूसरी बात, आप किनसे उम्मीद करते हो भारत जोड़ने की? कांग्रेस की, राहुल गांधी की, जिसने वैलिडेट किया जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जाके उन लोगों को जिन्होंने नारे लगाए असलम हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है भारत तोड़ने का बोल रहा, भारत टूटेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये उनसे उम्मीद करते हो? उनका डोजियर इमरान खान यूएनओ में प्रोड्यूस करता है, ऑथर्ड बाय राहुल गांधी, कि हिंदुस्तान के अंदर फैशिस्ट सरकार है, ये हालत हो रही है, जो उसने राहुल गांधी का उसमें रेफरेंस किया। दूसरी बात बताना चाहता हूं, कांग्रेस के अलावा आप महबूबा मुफ्ती की बात कर रहे हैं, आप लोगों आपसे गुजारिश करता हूं, आपके द्वारा देश को अपील करता हूं, आप उनकी पीडीपी की पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़िए। मैनिफेस्टो सबसे ऊपर लिखा हुआ, सेल्फ रूल जो उसका नाम है, सेल्फ रूल सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जॉइंट मैकेनिज्म का कंट्रोल होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन में। आप समझते हैं उसका मतलब क्या है? अगर 5 अगस्त 2019 तक जम्मू और श्रीनगर के सेक्रेटेरिएट पे भारत और कश्मीर का झंडा लगा रहता था, उसकी चलेगी तो उसके सेल्फ रूल के मुताबिक वहां पे पाकिस्तान का भी झंडा लगेगा। आपको ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ये जो दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति दिखा रहे हैं, इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज की लोकसभा में बैठा हुआ अकबर लोन, उसने जम्मू कश्मीर की लाइव असेंबली में नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद। बाहर जब पत्रकारों ने पूछा कि ये क्यों, क्या कहता है, मैं मुसलमान हूं, बाबूक हो गया। अरे ये बार बार आपको बताते हैं कि पाकिस्तान से इनका रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तिरंगा उठाने की बात करते हो,
आपने शाहीन बाग के अंदर सारे महात्मा गांधी और तिरंगा लेके घूम रहे थे, क्या कर रहे थे बोलो? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। माजिद हैदरी ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, उसके बाद जिनका नरसंहार हुआ उनमें 1.5-2% बचे हैं, उनको हम डिग्निटी से ऑनर देना चाहते हैं, उनका हक है। ठीक है ललित भाई आपको मेरा वो डिनाई करना चाहते थे। ठीक है ललित भाई, माजिद का मैं रुख करता हूँ, और माजिद थोड़ी सी देर से मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसके लिए माफी। लेकिन अगर इस तरीके की एंटी नेशनल बातें होंगी, महबूबा कहेंगी पीओके में रहने वाले खुशकिस्मत हैं, तिरंगा नहीं उठाएंगे साहब, तो सवाल तो पूछा जाएगा ना कि अगर आप इस तरीके की बड़ी यात्रा में शामिल होती हैं तो क्या तिरंगा आप थामेंगी? मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए कारवां बढ़ता गए। तो बिल्कुल राहुल गांधी जी की आदरणीय है भारत जोड़ो यात्रा। मैं इसको भारत जोड़ो यात्रा नहीं कहता, मैं आदरणीय कहता हूं, क्योंकि ये कोई सियासत नहीं है, कोई धर्म की राजनीति नहीं है, आस्था है। आस्था क्यों है? क्योंकि मुझे इसमें डांडी मार्च याद पड़ता है 1930। नहीं, इतिहास पर मत जाइए माजिद हैदरी, मैं नहीं आपको इंटरप्ट करना चाहता था। जो सवाल पूछा सर उसका सीधा जवाब दीजिए। जी देखिए, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। देखिए, जिनके दिल में तिरंगा हो, हाथ में दिखाने की जरूरत नहीं। हो सकता है महबूबा मुफ्ती साहिबा अपने दिल में तिरंगा लेकर अच्छा, अब आप तो दिल में तिरंगा रखती हैं और मुंह से कहती है तिरंगा नहीं उठाएंगे, तिरंगा उठाने वाला घाटी में कोई नहीं मिलेगा, आज इतने खून खराबा हो जाएगा। राकेश भाई आप देखिए, राकेश भाई आप तो आज अंतर्यामी बन के आ गए हैं कि आप लोगों के दिल का भी जानते हैं किसके दिल में तिरंगा है। अरे आप अंतर्यामी है, हमने नहीं कहा कि दिल में तिरंगा है, आपने कहा कि दिल में तिरंगा है। हमने तो वो बातें कही जो महबूबा मुफ्ती ने अपनी जुबान से कही कि तिरंगा उठाने वाला कोई घाटी में नहीं मिलेगा। राकेश भाई, सबसे पहले तो हम सब मिलकर आज भाजपा को एक बधाई दें, एक क्रेडिट दें कि उनने ऐसे हालात कश्मीर में बनाए कि आज रेस चल रही है, वहां तिरंगा कौन फहराएगा। तो उसमें हमारे अनुराग ठाकुर जी भी आए ना राहुल गांधी जी के साथ। अगर ये देश की बात है, प्यार मोहब्बत की बात है, एकता की बात है, राष्ट्रवाद की बात है, भाजपा दूर क्यों रह रही है? नहीं छोड़िए ना भाजपा, अरे भाजपा छोड़िए, महबूबा मुफ्ती पर बोलिए। लेकिन आप माजिद हैदरी महबूबा मुफ्ती पर बोलिए, माजिद हैदरी महबूबा मुफ्ती पर बोलिए, बिल्कुल इधर उधर की बात नहीं। दाईं तरफ से सांस क्यों लिया, बाईं तरफ से सांस? महबूबा मुफ्ती पर बोलिए ना। गांधी जी की इज्जत तो कीजिए, अरे इज्जत कीजिए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बहुत सही है, राजनीतिक यात्राएं होनी चाहिए इस देश में, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। आप महबूबा मुफ्ती पर बोलिए, राहुल गांधी पर बोलने के लिए यहाँ पर लोग हैं। लोकेश जिंदल वो काम कर रहा है। राहुल गांधी जी की सराहना, राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी का प्रवक्ता मत बनिए, उसके लिए लोकेश जिंदल है यहाँ पर। आप महबूबा मुफ्ती के बारे में बताइए। राकेश जी, भारत जुड़ रहा है, तिरंगा हो उसे हाथ में दिखाने की जरूरत नहीं होती। आपके अंतर्यामी है, क्या आप जानते हैं उनके दिल में तिरंगा है या नहीं? आपने कैसे जाना उनके दिल में तिरंगा है? अरे आपने कैसे जाना उनके दिल में तिरंगा है? माजिद हैदरी, मैंने इसलिए जाना क्योंकि उन्होंने भाजपा के साथ सरकार बनाई, तब क्या उनके दिल में पाकिस्तान का तिरंगा था? क्या वो पाकिस्तान का झंडा लेके चलती थी? जब वो भाजपा के साथ थी तब वो देवी थी, पूज्य देवी थी, भाजपा वाले उनकी पूजा करते थे सुबह शाम, और आज वो भाजपा की सरकार ने उन्हें धोखा दिया। तो आज अक्टूबर 2020, अक्टूबर 2020 महबूबा मुफ्ती ने कहा था तब तक तिरंगा नहीं उठाएंगे जब तक जम्मू कश्मीर में झंडा फहराने की अनुमति नहीं। 35 के साथ खिलवाड़ हुआ तो वो देखेंगे जो 1947 में नहीं दिखा। ये दिल में तिरंगा है। 2016 भाजपा ने कहा था महबूबा मुफ्ती देवी हैं, पूजा के लायक हैं, उनकी आस्था रखते थे, उनके सामने झुकते थे, नमन करते थे भाजपा वाले। ठीक है, आज आपको चलिए राजीव जेटली सीधे सवाल आप पर है। मैं ललित भाई आऊंगा आपके पास। राजीव जेटली, राकेश भाई ये थोड़ा ओवरलैपिंग हो रही थी, मुझे अगर थोड़ा रिपीट करेंगे बात तो मैं शायद समझ पाऊंगा। वो ये कह रहे हैं कि मैं बता दे रहा हूं, माजिद हैदरी मैं बता देता हूं सर, उसके लिए मैं 2016-17 में आप कहते थे महबूबा मुफ्ती साहिबा देवी हैं, राष्ट्रवाद के एक प्रतीक हैं। आज आप उन्हें देशद्रोही क्यों कहते हैं, पाकिस्तान नवाज क्यों कहते हैं? क्या प्रॉब्लम हो गई? यही कि आपकी सरकार आपने तोड़ दी, उन्हें धोखा दिया, यही आपका राष्ट्रवाद है? हाँ, ऐसा कोई सगा नहीं, सुन लीजिए, सुन लीजिए माजिद हैदरी, सुन लीजिए जवाब। ठीक है राजीव जेटली, मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी, सार्वजनिक मंचों के ऊपर उठा करके देखिए, एक भी बयान उस वक्त पे जब वो मुख्यमंत्री हुआ करती थी, हमारे साथ अलायंस में था, एक भी बयान ऐसा नहीं दिया जैसे बयान की अपेक्षा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस या माजिद हैदरी करते हैं।
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोली, उन्होंने कहा आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। वो क्या मजबूरी थी, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने वाला कितना भी व्यक्ति अगर उसने कोई खिलाफत करी होती है उसकी भाषा बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है। मैं आपको दूसरी बात करने जाते थे, बताता हूं, आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। क्या बता रहे हैं आप? झूठ बता रहे हैं ना, सत्य बताइए कि महबूबा अरे भाजपा भारतीय जनता पार्टी को राम माधव जी के देवी जी आप सरकार संभालिए, हाथ जोड़ के गए थे राम माधव जी ऐसे, देवी जी आप सरकार बनाइए, आप मुख्यमंत्री बनिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं, ये उनके शब्द थे। और आज आप यहाँ दूसरी कहानी सुनाएंगे क्योंकि आज आपने उन्हें धोखा दिया। अरे आप अच्छा, आप उनके बाथरूम में छुपे हुए थे क्या? आप उनके बाथरूम में छुप कर देख रहे थे क्या? पांव पकड़ रहे हैं वो उनके? नहीं, आप उनके बाथरूम में खड़े थे क्या उस वक्त पे? मतलब आप कोई बात करते हैं तो ऐसी बात तो करिए जो अच्छी लगे बोलने में। इस मंच पे आप देखिए कैसी नहीं, आप उनके बाथरूम में बैठे थे क्या उस वक्त पे? पैर पकड़, आप बता रहे हो पांव पकड़ के। अरे शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। पार्टी का प्रवक्ता हूं मैं, इसीलिए ऐसी बात बोल रहा हूं। आप लॉजिकल बात करेंगे तो लॉजिकल जवाब दूंगा मैं आपको, लॉजिकल बात करेंगे लॉजिकल जवाब दूंगा। ये जो 30 सेकंड की टीआरपी पाने के लिए कुछ भी उलझुल मत बोलिए। पांव पड़ता हूं, सरकार बनाइए, ऐसे हाथ जोड़े थे पूरा ऐसे, ये मैं आपको हाँ तभी तो पूछ रहा हूँ। हमारे ये देश के पास जानकारी नहीं है, ये आपके पास है। तो मैं पूछ रहा हूँ आप कहाँ छुपे हुए थे? ठीक है, माजिद हैदरी हो गया आप कहाँ छुपे हुए थे उनके कमरे में जो इतनी जानकारी माजिद हैदरी हो गया। उन्हें कुछ गलत लगा तो उन्होंने सरकार तोड़ भी दी, अलग भी हो गए। हाँ, गलत लगा नहीं, ठीक है, चलिए मतलब निकल ठीक है, माजिद हैदरी हो गया, ठीक है, कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, हो गया, ठीक है, हो गया। डॉक्टर गगन भगत, महबूबा मुफ्ती कहती थी पीओके वाले खुशकिस्मत हैं, आपको लगता है क्या कि ये सही है? आवाज आ रही है डॉक्टर गगन भगत? आवाज नहीं है। अब आपको आवाज आ रही है मेरी? माइक नहीं, आवाज नहीं है। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है, मैं बोलता हूं चेक करने के लिए। हाँ भाई, ठीक, अब जी जी ठीक है, हाँ बिल्कुल आई। ठीक है, महबूबा मुफ्ती ने कहा था पीओके वाले खुशकिस्मत हैं, ठीक लगता है स्टेटमेंट? देखिए जी, यहाँ पर राकेश जी एक बात का थोड़ा मुझे खेद है, यहाँ पर सभी लोग हैं लेकिन पीडीपी का भी कोई भी एक स्पोक्स पर्सन यहाँ पर नहीं बैठा हुआ, और खास तौर पे जितनी भी डिबेट अभी तक चली है वो पीडीपी के महबूबा मुफ्ती जी को लेकर चली है। तो हम लोग कैसे जवाब दे सकते हैं, हम लोग कैसे उनके बिहाफ पे बात कर सकते हैं? चलिए ठीक है फारूक, ठीक है, अब्दुल्ला साहब ने कहा था यासीन मलिक को सैल्यूट करना ठीक है, चलिए बताइए, यासीन मलिक को सैल्यूट करना ठीक है? आप बयान चलाइए, कहां बोला था, चलाइए बयान। अब आप मानेंगे नहीं सर, जवाब दूंगा। अब आप मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानूंगा, झूठ नहीं मानूंगा, झूठ नहीं मानूंगा। अगर कोई बयान है चलाइए, आई विल गिव योर आंसर, मैं दूंगा जवाब, दे बिल्कुल जवाब। नहीं, मैंने तो डेट कोड करके आपको बता दिया सर, मैंने तो आपको डेट कोड करके बता दिया। कम से कम यहाँ जब पैनल बनाते हैं ना तो क्रेडिबल लोग यहाँ पर लाइए, वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर बैठे हुए हैं, खासकर कश्मीरी एक्टिविस्ट लाते हैं तो अच्छा लाइए, 500 रुपए वाला एक्टिविस्ट मत लाइए। अरे आप मत तय करिए ना कि ललित अंबरदार अच्छे हैं कि नहीं है, मत लाइए, आप तय नहीं करेंगे, कोई नहीं है, आप तय नहीं करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नहीं तय करेगी, कौन है? आप नहीं तय करेंगे, लोग हैं हम लोग, हमें पता है कौन यहाँ बात रख सकता है। बिल्कुल आप तय नहीं करेंगे, बिल्कुल आप तय नहीं करेंगे। 500 रुपए वाले एक्टिविस्ट कौन से होते हैं? 500 रुपए वाले, ठीक है हर्षवर्धन, अरे ठीक है सर, हो गया, बैठे हुए हैं, हो गया। कश्मीरी पंडित 4 महीने से बैठे हुए बिना सैलरी के, क्या ये वहां गए हैं? कश्मीर, अरे कश्मीरी पंडितों को मारकर भगा दिया, कितने लोगों को बता दिया आपने अपने शासनकाल में? जम्मू में अब्दुल्ला साहब छोड़कर चल दिए थे, बैठे हुए हैं, तो मत जुबान खुलवाइए, जम्मू में नहीं आप जवाब दे पाएंगे उस पर। ये 500 रुपए वाले एक्टिविस्ट मत बुलाइए कहीं पैनल पे। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है ललित भाई, इनको बता दीजिए, ठीक है, इनके फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने मिलके कश्मीर के अंदर उतनी रातें नहीं गुजारे होंगे जितने मैंने दिन गुजारे हैं। इसके बावजूद 30 साल से कश्मीर में नहीं हो। अरे सुनो, तुम्हारे फारूक अब्दुल्ला इलेक्शन के लिए ज्यादा क्या ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? हमारे बच्चे टूरिज्म के लिए नहीं मरते, कौम के लिए। लंबरदार जी, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है आपकी? कहां की एक्टिविस्ट हो? 10% वोट नहीं मिलते, अपने आप को बोलता कश्मीर का दावेदार है। 500 रुपया दिया था नेहरू ने तुमको। 500 रुपए वाले एक्टिविस्ट हो आप, हर चैनल पे मिलते हैं 500 रुपए वाले एक्टिविस्ट। लंबरदार जी, 19 जनवरी 1990 को वो कायर बुज़दिल चुना हुआ मुख्यमंत्री भाग गया,
और कश्मीर के हिंदुओं को गवर्नर भाजपा का जगमोहन का लंबरदार जी, उनके बारे में क्या सुनना चाहते हो? ठीक है लंबरदार जी, गवर्नर चंद्र जगमोहन थे, कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर। मैं आगे बढ़ता हूँ ललित भाई ने अपनी बात रखी। डॉक्टर भगत, हो गया सर, हो गया, प्लीज इस तरीके से लगातार मत बोला करिए। और आपके पास जवाब नहीं होता है। आपकी जानकारी में 500 रुपए वाले लोग होते होंगे, हमारे यहाँ ऐसे लोगों को नहीं बुलाया जाता है। ये मैं अपने चैनल का टेक आपको क्लियर कर दूं, ठीक है हर्षवर्धन जी? अरे हो गया सर, 1 मिनट, सब लोग शांत होइए प्लीज। मैं लोग सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए। मैं लोकेश भाई का रुक करूं उससे पहले हर्षवर्धन जी, ये बार बार इस तरीके की बातें, महबूबा मुफ्ती पर जवाब इसलिए कि उनकी पार्टी नहीं है। अब्दुल्ला साहब सर सवाल पूछा, डेट कोट करके बता रहा हूं, उसके बाद वो अच्छी टिप्पणी ललित अंबरदार पर। देखिए, जब कोई भी निजी टिप्पणी पर उतर आता है ना, तो बड़े स्पष्ट तौर पर समझ जाइए कि उसके पास तर्क खत्म है। मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलती तो आदमी निजी टिप्पणी पर उतरता है, और तभी वो बेवजह चीखना चिल्लाना भी शुरू कर देता है, तभी वो दूसरे पर आरोप लगाता है। सवाल ये है कि क्या 370 जम्मू कश्मीर के लोगों को एम्पावर कर रहा था? इसका जवाब है नहीं। जम्मू कश्मीर की महिलाएं, जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोग, जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति के लोग, क्या उनको वो हक मिल रहा था, उनको अधिकार मिल रहा था? नहीं मिल रहा था। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये दोनों एक दूसरे से गलबहियां करके जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार दबाए बैठे हुए। और इसीलिए जब 370 हटाया गया तो ऐसे लोगों की परेशानी बढ़ गई, और ये लोग लगातार बार बार इस तरह की बातें करने लगे जिससे देश कमजोर हो। और लेकिन चूंकि केंद्र की सरकार ने इनको वो अवसर दिया नहीं, ये बेचारे परेशान रहे, बिलबिलाते रह गए, लेकिन ये वो कर नहीं पाए। तो जो बार बार कहा जा रहा था ना कि खून से घाटी लाल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इनकी मीटिंग में ये जो एक बनाया था ना, क्या समूह था, गुप्कार क्या बनाया था, स्थिति ये थी कि उसमें लोग नहीं इकट्ठा हुए, आपस में लड़ भिड़ के खत्म हो गए। तो इनकी कोई हैसियत घाटी में बची नहीं, इनको घाटी के लोग पहचान गए। इसीलिए ये बेचैनी है, और इसीलिए जो कुछ यहाँ पर चल रहा है वो माजिद हैदरी को मजाक लग रहा है। आप कॉमेडी करते होंगे, और जो बातें आप कह रहे थे ना, जो बातें आप कह रहे थे वो लोगों को कॉमेडी लग रही है। मैं लोकेश एक लाइन लोकेश जी पूरा करिए। देखिए माजिद जी को आप लोग, राकेश जी सिर्फ एक लाइन देखिए, माजिद जी के ऊपर नाराज मत हुआ कीजिए। माजिद जी आसमानी मामलों के जानकार है, हमने पहले भी इस डिबेट में कहा था, वो थोड़ा सा रहता है उनका, उनके ऊपर गुस्सा मत होइए, ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं, अच्छा लगता है, थोड़ा सा मनोरंजन होता है डिबेट में। माजिद जी आप स्वस्थ रहिए, ठीक है, स्वस्थ रहें आप, स्वस्थ रहें। लोकेश भाई, अरे हो गया माजिद हैदरी, प्लीज हो गया, पहले हो गया, क्या हो गया। जिसका सबसे बड़ा टेक है उससे सवाल पूछने दीजिए। लोकेश जिंदल, एक बात बताइए कि महबूबा मुफ्ती को शामिल करना कहीं तुष्टीकरण का कोई हिस्सा तो नहीं है? न्यूज रिपोर्ट बताता हूं टेलीग्राफ की, ये फरवरी में छापी गई थी। बीजेपी गवर्नमेंट मिसलीडिंग नेशन फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट, कश्मीरी पंडित लीडर्स। तो आज अगर मैं बात करता हूं, कश्मीरी पंडित की सबसे ज्यादा हत्या इस बीजेपी कार्यकाल में हो रही है, जब 370 हटाया गया। आप मुझे एक फायदा गिना कश्मीरी पंडित वहां पर बचाने कितने हैं साहब? दूसरी बात, पांडे जी देखिए, आप मुझसे जवाब चाहते हैं तो मैं आपको वो जवाब दूं जो मैं देना चाहता हूं, या वो दूं जो आप सुनना चाहते हैं? नहीं, आप अपना जवाब, दोनों में फर्क है। आप अपना जवाब, तो आप मेरा जवाब मुझे बोलने दीजिए, वरना आप बोलेंगे नहीं, आप वही बोलो जो मैं सुनना पूरा करिए सर, पूरा करिए लोकेश भाई, मैं 30 सेकंड आपको देता हूं, पूरी करिए। आर्टिकल 370 हटने के बाद में कश्मीर की हालत बद से बदतर होती गई है। आज सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर। कश्मीर का, जम्मू और कश्मीर का अंबरदार की करवाई सरकार ने वहां पे ललित भाई बहुत समय नहीं है, आप इनको बहुत समय नहीं है सर, प्लीज जल्दी 10 सेकंड। 32 साल से चल रहा है, और आपकी सरकार तले शुरू चल रहा है, अभी भी चल रहा है, बीजेपी की सरकार के तले भी चल रहा है। ऐसा बोलिए, ऐसा मत बोलिए कि जहादियों को एकदम ख्याल आ गया कि हिंदू को मारना है। 32 साल पहले रेप और मर्डर शुरू हो गया था, अभी भी चल रहा है। अगर वक्त नहीं है की सरकार, वक्त नहीं है, एक बड़ी खबर आ रही है, रोकना पड़ेगा आप सबको। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बड़ी खबर अहमदाबाद से आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की मां अस्पताल में है, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल की अच्छी खबर यह है कि तबीयत में सुधार हो रहा है। पीएम मोदी ने अब से कुछ देर
पहले वो अस्पताल में पहुंचे हुए थे। अपनी मां से उन्होंने मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है। अस्पताल में करीब 1.5 घंटे तक वो रुके। राज्यसभा सांसद जुगल सिंह ठाकुर के मुताबिक मां हीराबा की तबीयत फिलहाल बेहतर है, स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। 1-1.5 दिन में हो सकता है कि उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया जाए। अच्छी खबर यह है कि पीएम मोदी की माताजी आईसीयू में नहीं है, यानी उन्हें आईसीयू में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर बता रहे हैं कि हीराबा की तबीयत पर लगातार उन्होंने नजर बनाए हुए है, तबीयत में सुधार हो रहा है। तो ये बड़ी खबर और अच्छी खबर अहमदाबाद से आ रही है। यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती हैं प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा, और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी तक ये खबर पहुंची कि तबीयत खराब है, नासाज है, वो तुरंत अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए थे। सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, बताइए अपडेट क्या? सिद्धार्थ, आवाज आ रही है आपको? तो चलिए, सिद्धार्थ तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन बड़ी खबर आपको बताएं, पीएम मोदी अस्पताल में करीब 1.5 घंटे तक रहे, और जो सबसे अच्छी खबर वहां से आई कि तबीयत इतनी ज्यादा खराब नहीं हुई थी कि उन्हें आईसीयू में एडमिट करवाना पड़े हीराबा को, और हो सकता है कि 1-1.5 दिन में अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया जाए। लगातार इस अस्पताल में आती रही हैं हीराबा रेगुलर चेकअप के लिए जब भी कोई शिकायत हुई है, लेकिन आज जब वो अस्पताल पहुंची और डॉक्टरों की ओर से यह कहा गया कि तबीयत में सुधार हो रहा है, तब इस बात को लेकर आशंका हुई कि क्या तबीयत ज्यादा गड़बड़ है। लेकिन अच्छी बात, जो लगातार खबरें आई हैं हेल्थ में इंप्रूवमेंट को लेकर। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौट।